गुड इवनिंग दोस्तों, आज बात करेंगे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरल इन्फेक्शन के बारे में। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन कैसे होता है, उसको कैसे पहचानना है, उसका क्या इलाज होता है, कैसे बचना है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। हर्पीज वायरस की बात करें तो दो तरह का होता है। एक होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जिसकी हम लोग अभी बात करने वाले हैं, और एक दूसरा होता है हर्पीज जोस्टर वायरस। उसका इन्फेक्शन थोड़ा सा अलग होता है, उसकी बात कभी दूसरे वीडियो में करेंगे। तो अभी अगर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की बात करें तो ये भी दो तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 और एक को बोलते हैं हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2, HSV टाइप 1 और HSV टाइप 2। जो टाइप 1 वाला होता है, HSV 1 का जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो होता है कि जो नाभि है उसके ऊपर होता है। तो अगर ऊपर के हिस्से में हो रहा है, मतलब मोस्टली क्या होता है कि मुंह के आसपास, जीभ में या अंदर छाले पड़ते हैं, तो HSV टाइप 1 से होता है। और अगर ये नाभि के नीचे हो रहा है, स्पेशली जो जेनाइटल आर्गन होते हैं, चाहे महिला के हों चाहे पुरुष के हों, तो HSV टाइप 2 के कारण होते हैं। तो ये मोटा दोनों का अंतर है। वैसे जो दवाइयां वगैरह हैं वो लगभग सेम तरीके का रहते हैं और उसमें जो छाले वगैरह भी पड़ते हैं लगभग सेम तरीके के पड़ते हैं। तो ये मोटा अंतर है HSV टाइप 1 में और HSV टाइप 2 में। कारण की बात करें कि जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरल इन्फेक्शन है या हर्पीज का इन्फेक्शन है, ये होता क्यों है? तो ये एक वायरस के कारण होता है, हर्पीज वायरस ही होता है, उसके कारण होता है, इसलिए इसका ये नाम दिया गया है। अब ये फैलता कैसे है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कांटेक्ट के थ्रू होता है। मतलब अगर किसी को हर्पीज का इन्फेक्शन है, मतलब इधर मुंह के बगल में अगर उसमें छाले पड़े हुए हैं, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर है, अगर वो फूटते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसके टच में आता है, या तो जो सलाइवा है उसके थ्रू फैल सकता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HSV टाइप 1 जाता है, और जो टाइप 2 है वो सेक्सुअल रूट के थ्रू जाता है। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आएंगे तभी होगा। वैसे ये खांसने छींकने से नहीं होता, मच्छर के काटने से नहीं होता, दूषित खाने पीने से नहीं होता। वायरस का इन्फेक्शन है, डायरेक्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। अब ये ऐसा इन्फेक्शन है जो जितने भी लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन के लगभग 80 से 90% लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड रहते हैं। ज्यादातर लोगों को लक्षण नहीं आता है। लक्षण उन्हीं लोगों को आता है जिनका शरीर कमजोर रहता है। और होता क्या है कि एक बार ये वायरस आ जाता है तो पूरा जीवन रहता है। एक बार जो वायरस शरीर के अंदर आ गया तो ये जो नर्व गैंग्लिया होते हैं वहां पे जाके डॉर्मेंट स्टेज में इकट्ठा हो जाता है, मतलब पड़ा रहता है। और जब कभी शरीर कमजोर हुआ तो रीएक्टिवेट हो जाता है दोबारा से। ये जो ब्लिस्टर की समस्या है, जो छाले की समस्या है, ये हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली। HSV टाइप 1 सलाइवा से होता है, तो अगर कोई किस करता है या टूथ ब्रश शेयर करता है या डायरेक्ट फिंगर टच किया, या उससे फैल सकता है। किसी दूसरे को अपने यहाँ से टच करके लगा दिया, या जो खाने के बर्तन वगैरह है वहां से हो सकता है। और जो HSV टाइप 2 है वो सेक्सुअल रूट से ही फैलता है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण ही होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसको HSV के इन्फेक्शन है, लक्षण नहीं है, वो भी इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। ये बड़ी यूनिक बात है, इसलिए बीमारी काफी तेजी से मतलब फैलती है और ज्यादातर लोग इसीलिए तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में स्वस्थ लग रहा है, उसको इन्फेक्शन नहीं है, वो भी आपको इन्फेक्शन दे देगा। तो ये इस हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के बारे में बहुत ही यूनिक बात है। अब किन लोगों को ये हर्पीज का इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा रहता है? तो ऐसे लोग जो किसी के इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आ जाए, या ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, तो HSV टाइप 2 का इन्फेक्शन हो जाएगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के से हो सकता है, अभी वजाइनल, एनल या ओरल कोई भी सेक्स हो उसके कारण। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शरीर का कमजोर होना, लो इम्यूनिटी। अब लो इम्यूनिटी हो सकती है, कीमोथेरेपी की दवाइयां चले, किसी को कोई कैंसर हो, स्टेरॉइड की दवाई चली हो, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो, या इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब लोग कराते हैं, जब शरीर मतलब जब न्यूट्रिशन ना हो, या ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में, या कोई बड़ा ऑपरेशन कराया है, और स्ट्रेस, एंजाइटी, सन एक्सपोजर, ये सब भी ट्रिगर फैक्टर या रिस्क फैक्टर है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली इस वायरस में होता क्या है, ये शरीर के अंदर क्या करता है और कैसे ये डॉर्मेंट फेज में चला जाता है। तो जैसे वायरस का इन्फेक्शन है, किसी व्यक्ति से आ गया, आपके अंदर आ गया, तो ये करता क्या है, जो स्किन सरफेस है उसकी एपिथेलियम में इन्फेक्ट होगा, वहां पे ग्रो करता है, ब्लिस्टर बनते हैं, फोड़े बनते हैं, जिसके अंदर ये वायरस भरा रहता है। वो ब्लिस्टर ऐसे गुच्छों में रहते हैं। अब ये अपने आप ब्लिस्टर तो यहाँ से हील हो जाता है, फोड़ा तो अपने आप फटेगा, फिर हील हो जाएगा, पर वहां से वायरस नर्व के अंदर चले जाते हैं, नर्व गैंग्लिया के अंदर, और वहां पे पड़े रहते हैं। जब शरीर कमजोर हुआ तो दोबारा से वायरस
एक्टिव होते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं और दोबारा से सेम वही जो ब्लिस्टर वाली छाले वाली समस्या थी दोबारा से हो जाती है। हालांकि जब ये सेकंड या थर्ड फोर्थ टाइम जब भी रीएक्टिवेशन होगा तो सीवियरिटी थोड़ी कम होगी, मतलब उतना खतरनाक लक्षण नहीं आएगा। अब आ जाते हैं लक्षणों पे कि हम कैसे इसके लक्षण को पहचानना है और इसके लक्षण कैसे आते हैं। HSV टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 जो कि नाभि के ऊपर होता है, शरीर के ऊपरी हिस्सों में, अगर उसकी बात करें तो उसमें फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बनते हैं। मतलब एक ऐसा छाला जिसके अंदर बिल्कुल पानी जैसा भरा रहता है और ये मुंह के अंदर जबान पे हो सकता है या जो मिकोसा है उसके अंदर कहीं पे भी हो सकता है। इधर नॉर्मली क्या होता है, जो लिप्स होती है होठों के आसपास हो सकता है और जिसका फ्लूइड बिल्कुल क्लियर होगा, ये पस लाइक नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अपने को यही देखना रहता है कि ये कोई मुहासा वगैरह तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर क्लस्टर में ये इस तरह से फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर आ रहे हैं तो चांस है कि यही होगा, हर्पीज का इन्फेक्शन हो गया है। अब इसमें दर्द भी होता है तेज, कुछ लोगों को बुखार आ सकता है। इसके अलावा कमजोरी लगना या सिर दर्द होना या गले में दर्द होना, इस तरह की भी समस्याएं कुछ लोग हो सकती है, जरूरी नहीं कि सबको हों। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब ये ब्लिस्टर बनते हैं, मतलब ये जो फोड़े आते हैं छोटे छोटे, उस स्थान पे थोड़े दिन पहले 3-4 दिन पहले वहां पे जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है और अजीब सा कुछ चुभने जैसा हो सकता है। तो ये बातों को अपन देख सकते हैं, पूछ सकते हैं जो मरीज हैं कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। अब ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं, ये जो छाले रहते हैं 2 से 3 हफ्ते, 15 से 20 दिन में अपने आप ये घाव भर जाता है, अपने आप ये हील हो जाते हैं। ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन के साथ ऐसे ही होता है कि अपने आप ही वो ठीक होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब जो ये तो अभी बात हो रही थी कि ऊपर का जो HSP1 का इन्फेक्शन है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 का इन्फेक्शन, उसकी बात है। अगर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 की बात करें तो जो ब्लिस्टर होते हैं सेम वैसे ही रहते हैं, पेनफुल रहते हैं, लेकिन जेनाइटल आर्गन जो होते हैं उस पर बनते हैं। मतलब जैसे मेल है तो उसके टेस्टिस पे बन सकता है, उसके जो पेनिस होता है उस पर बनेगा, या एनल कैनाल में हो सकता है, और महिलाओं के अंदर वजाइना, वल्वा, एनल कैनाल और अंदर सर्विक्स वगैरह में भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एरिया का डिफरेंस होता है, बाकी जो ब्लिस्टर वगैरह, दर्द, बुखार, वो सब सेम है। अब जाते हैं कि कैसे पहचाने कि ये HSP का इन्फेक्शन है, हर्पीज का इन्फेक्शन है। अब ये ज्यादातर बार ये देखने से पता चल जाता है, मतलब क्लिनिकली पता चलता है और उसी से ही डायग्नोसिस बनाई जाती है कि दर्द हो रहा है, फ्लूइड भरा है, बिल्कुल गुच्छे में पास पास है और वो फूट जाते हैं, तो ये वही होगा। दर्द हो रहा है, बुखार भी हो सकता है। और कुछ लोगों में इसकी जांच अगर करवानी पड़े तो DNA की जांच होती है, DNA PCR टेस्ट। ये DNA वायरस होता है तो DNA PCR टेस्ट करवाया जा सकता है, स्पेशली ऐसे लोगों में जिनमें क्या होता है कि कई बार जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है वो मेनिंजाइटिस कराता है, ब्रेन के अंदर चला गया है, मेनिंजाइटिस है या इंसेफ्लाइटिस कराना, ये दोनों ब्रेन के अंदर के इन्फेक्शन है। या आंखों में इन्फेक्शन होता है तो केरेटाइटिस करा सकता है। तो ऐसे केसेस में ब्रेन में से जो फ्लूइड निकलता है उसका DNA करा लिया, या आंख में जो अल्सर वगैरह बन रहे उसकी स्क्रैपिंग लेके DNA टेस्टिंग करा ली, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है कि नहीं ये देखने के लिए। और कुछ केस में ब्लड के अंदर IgM और IgG एंटीबॉडी देखी जा सकती है, ये देखने के लिए कि हर्पीज का इन्फेक्शन है कि नहीं। हालांकि दोनों जांचें महंगी हैं और बड़ी लैब चाहिए इसके लिए, तो ज्यादातर बार कोई टेस्टिंग नहीं करवाई जाती। अगर हेल्दी व्यक्ति हैं तो उस केस में, मतलब शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर वगैरह नहीं है, कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि इन्फेक्शन बहुत फैल जाएगा या डायग्नोसिस नहीं बन रही है, मतलब डायग्नोसिस आसानी से दिख रही है, तो जांच कराने की जरूरत नहीं है। ये जांच ज़्यादातर छोटे बच्चों में, नियोनेटल हर्पीज जो होता है उसमें, या जिनके ब्रेन के अंदर या आँख के अंदर इन्फेक्शन का लग रहा है रिस्क, उन लोगों में कराई जाती है। ट्रीटमेंट में बात करें तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। वैसे ये भी 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 15 से 20 दिन में अपने आप ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, दर्द की दवा है वो ली जा सकती है, जैसे पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, बुखार की दवा है। इसके अलावा अगर न्यूरल पेन हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, क्योंकि नर्व के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो न्यूरल पेन के लिए गाबापेंटिन या प्रेगाबेलिन टाइप की दवाई, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट लेने से जो ब्लिस्टर हैं, जो घाव है, तेजी से भरते हैं, शरीर थोड़ा मजबूत होता है, तो दोबारा जो इसकी सीवियरिटी ऐसा कह सकते हैं वो थोड़ा सा कम होगी। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के साथ कि इसके लिए दवा बनी है। मोस्टली क्या होता है, जो बाकी के वायरल इन्फेक्शन जैसे जो सर्दी खांसी वगैरह कराते हैं, इन्फ्लुएंजा या इस तरह के जो वायरस होते हैं, उसके अगेंस्ट में कोई बहुत अच्छी एंटीवायरल दवा नहीं है, पर ये ऐसा वायरल इन्फेक्शन जिसके लिए दवा है और अच्छा काम भी करती है। तो वायरस के अगेंस्ट में अगर ऐसा लगता है कि सीवियरिटी ज़्यादा है
या शरीर कमजोर है, ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस है, दिमाग में इन्फेक्शन जा सकता है, तो ऐसे केसेस में एसिक्लोविर, जिसकी क्रीम, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन हर रूप में आती है, तो ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि घाव जल्दी भर जाए तो एसिक्लोविर अलग अलग नाम से मार्केट में क्रीम मिलेगी, वो लगा सकते हैं, या दवा भी खाया जा सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन वगैरह भी दिया जाता है। तो एसिक्लोविर है, ऐसे ही फेमसिक्लोविर है, गैंसिक्लोविर है, ये दवाइयाँ हैं, 1 हफ्ते तक आप खाएंगे तो बहुत तेज़ी से सुधार होगा। वैसे ये दवा नहीं भी खाएंगे, दर्द की दवा ले लेंगे, मल्टीविटामिन ले लेंगे, और छालों में बहुत दर्द हो रहा है तो एक ऐसी ऊपर से लगाने की क्रीम जिसमें थोड़ा सुन्न करने की दवा रहती है, लिडोकेन वगैरह रहता है, तो ऐसी कोई दवा ले लेंगे तो आपका ये आराम से 1 हफ्ते 10 दिन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखना है कि जब इन्फेक्शन किसी को हो या आपको हो तो उस दौरान मतलब दूसरे को ना फैलने पाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अपनी फिंगर से टच करके दूसरी जगह अपने शरीर में ना लगाएं या किसी और को ना टच करें, क्योंकि वो जो फूटता है, जो फ्लूइड रहता है, उसमें वायरस भरे पड़े रहते हैं। तो अपने से एक तो उसको फोड़ना नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। जो गुनगुना पानी उससे साफ करें, साबुन से साफ करें, ताकि वो वहाँ का जो एरिया है वो अच्छे से तेजी से भरेगा, हील होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा लग रहा है तो कुछ क्रीम आती है, सोफ्रामाइसिन, इस टाइप की दवाइयाँ हैं, वो उसमें लगाई जा सकती हैं। और ट्रिगर को अवॉइड करें, स्ट्रेस और या धूप वगैरह में ना जाएं, ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से उस दौरान हमें और थोड़ा सा केयर करना होता है। प्रिवेंशन की बात करें कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से कैसे बचना है, तो ये किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से ही बचना है। अभी इस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन नहीं है, वैसे जो हर्पीज जोस्टर होता है उसके लिए वैक्सीन बनी है। तो ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 जो शरीर के ऊपरी हिस्सों में छोटे छोटे कोने कराता है, और टाइप 2 जो जेनाइटल आर्गन पे कराता है, वो क्या है, कैसे लक्षण आते हैं, कैसे ठीक होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हुई। उम्मीद है ये हेल्पफुल रहेगा ऐसे लोग जिनको इस बीमारी के बारे में जानना होगा। थैंक यू।